तो भाई लोग देखने तो मैं मेरा ही गया था, लेकिन एनिमे का कीड़ा पिछवाड़े में इतनी अंदर तक घुसा है कि डीमन स्लेयर का पोस्टर देख के खुद को रोक नहीं पाया। और हो भी क्यों ना, हम एनिमे के चौधों ने तो आईमैक्स को भी मजबूर कर दिया है कि पहली बार सुबह 5 बजे का शो लाए हैं। तो भैया कुल मिला के मूवी तो अच्छी थी, लेकिन जहां मैं देखने गया था वहां का क्राउड थोड़ा झाटू सा था। मतलब स्क्रीन देख के लिटरली गूज़बम्स आ रहे हैं, पर लौड़े का रिएक्शन। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो मूवी की शुरुआत होती है तांजीरो और दूसरे हीरोज के इन्फिनिटी कैसल में गिरने से। जब तांजीरो खुद को रोक नहीं पाता, पर तभी गियो आके तांजीरो को बचा लेता है। तभी पीछे से एक गैंडे जैसा दिखने वाला डीमन तांजीरो पे अटैक करता है, जिसके तांजीरो एक ही वार पे चीथड़े उड़ा देता है। लेकिन उसके बाद बहुत सारे बावलीगैंड डीमंस इन पे हमला करते हैं, लेकिन तांजीरो और गियो वाटर ब्रीथिंग इन पे लपेटे में ले लेते हैं। गियो की कला देखकर तांजीरो पोकी की तरफ से देखता रह जाता है। इसके बाद ये दोनों वहां से चले जाते हैं। इसके बाद दिखाते हैं नागराज, ओबिनाए और मित्सुरी, जिन पे और डीमंस हमला करते हैं, लेकिन ओबिनाए सरपेंट ब्रीदिंग से डीमंस को ठिकाने लगा देता है। साथ ही साथ यूमो और मुइचिरो एकदम सैवेज मोड में बहुत सारे डीमंस की अम्मा बहने कर देते हैं। यहाँ ये मास्टर उबुयाशिकी को भी याद करते हैं कि कैसे उन्होंने इन सब की मदद करी थी और इन सब के लिए एक फादर फिगर की तरह थे। जहाँ वो कहता है कि मास्टर को तो मैं नहीं बचा पाया, लेकिन मुजान को नरक भेजने से पहले कुत्ते की तरह तड़पाऊंगा। वहाँ शिनोबू को पता चल जाता है कि उसको इस 2 कौड़ी के डोमा ने ही काटा है। फिर डोमा एक लड़की पे हमला करता है, लेकिन फ्लैश की गति से शिनोबू उसे बचा लेती है। लेकिन ये क्या दोस्तों, शिनोबू के हाथों में उस लड़की के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन हरामी डोमा कहता है कि डोंट वरी डार्लिंग, मैं बाद में इसकी डिश बना के खा लूंगा। फिर शिनोबू को भी यकीन हो जाता है कि इसने ही मेरी बहन को मारा था। शिनोबू उसको अपना केप दिखाती है और कहती है, ये देख कुत्ते, तूने ही मेरी बहन को मारा था, तुझे याद नहीं है क्या? डोमा को याद आ जाता है और बोलता है कि तेरी बहन फ्लावर ब्रीथिंग वाली थी ना, बहुत क्यूट थी यार वो। गुस्से में शिनोबू इंसेक्ट ब्रीथिंग यूज करके अपनी तलवार डोमगांडू की आंख में घुसेड़ देती है। लेकिन इस माखन चोर को कुछ नहीं होता दोस्तों। वो ब्लड डीमन आर्ट का यूज करता है, पर अपनी शिनोबू बच जाती है। फिर दोनों एक दूसरे से थोड़ा और बकचोदी करते हैं और शिनोबू उसे अपने पॉइजन छोड़ देती है, जिससे उसे खून की उल्टियां होने लगती हैं। लेकिन गाइस, ये डोमा साला बहुत चटक है। इसको शिनोबू की ट्रिक्स का सब पता चल जाता है। इसके बाद डोमा का पास दिखाया जाता है, जहाँ उसके पेरेंट्स उसको गॉड चाइल्ड मानते थे और उसके लिए नया धर्म बना लेते हैं, जिसका नाम होता है इंटरनल पैराडाइज फेथ। लोग उसके पास अपना दुखड़ा रोने आते थे और वो सोचता था साले कैसे पागल हो गए ये। बाद में ढोंगी बाबा का नाटक वो और आगे बढ़ाता है और डिसाइड करता है कि गॉड बन के सबके दुख दूर करेगा। इसलिए जब वो डीमन बनता है, वो अपने सारे फॉलोअर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब तक शिनोबू डोमा पर 5 बार अटैक कर चुकी थी, लेकिन उसके पॉइजन का असर अब बंद हो गया था। डोमा बोलता है उसकी ब्लड डीमन आर्ट ने शिनोबू का खून सोख लिया है और उसके फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं। फिर हरामी डोमा हमारी शिनोबू को बहुत मारता है, लेकिन बेचारी हार नहीं मानती और बार बार खड़ी हो जाती है। अब तक उसका फेफड़ा फट चुका था और सारा खून निकल गया था। तभी उसे अपनी बहन कनाओ सामने दिखती है। वो शिनोबू को उठाने के लिए कहती है और उससे वादा लेती है कि कुछ भी हो, तुझे जीतना है और इसको बहुत पेलना है। दोस्तों, ये सीन बहुत इमोशनल था। ये सब देख के डोमा की भी फट जाती है कि इसकी पसली हड्डी फेफड़े सब तो टूट गए हैं, फिर भी ये खड़ी कैसे है। डोमा कहती है कि अब तो तुझे कोई नहीं बचा सकता, इसलिए तेरी मौत निश्चित है। लेकिन तभी शिनोबू जिगजैग मूवमेंट से आगे बढ़ती है और डोमा को अपने अटैक प्रेडिक्ट नहीं करने देती। डोमा अटैक तो करता है, पर शिनोबू झुककर अपनी तलवार सीधे उसके गले के आर पार कर देती है। शिनोबू पहले सोचती थी कि खुशियां हमेशा रहती हैं, पर जब सब कुछ चला गया तो उसने समझा कि खुशियां एक पतली ग्लास शीट जैसी होती है दोस्तों, कभी भी टूट सकती हैं। तब उसने और उसकी बहन ने डिसाइड किया था कि हम कमज़ोर ज़रूर हैं, पर एटलीस्ट एक डीमन को तो हम मार ही सकते हैं और लोगों को बचा सकते हैं, क्योंकि उन डीमंस ने शिनोबू के पेरेंट्स को, उसकी बड़ी बहन को और बहुत से लोगों की खुशियाँ छीन ली थी। इसलिए वो इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। कई बार पॉइजन के अटैक्स के बावजूद डोमा साला बार बार खड़ा हो जाता है। वो शिनोबू के कस के गले लगा लेता है और कि शिनोबू उससे बहुत मेहनत करके लड़ी है, इसलिए वो उसे मार के हमेशा अपने पास रखेगा। पीडोफाइल साला। तभी वहाँ कनाओ आती है और अटैक करती है, पर डोमा बच निकलता है और शिनोबू को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लेता है। वही दूसरी तरफ ज़ेनित्सु कायागाकू को ढूंढता है, वही जिसने उसे थंडर ब्रीदिंग स्टाइल सिखाया था। और गियो और टांजीरो इन्फिनिटी कासल में माइकल जैक्सन की छठी कॉपी मुजान का पीछा कर रहे होते हैं। तभी एक क्रो शिनोबू की मौत की खबर लेकर आता है, जिससे तांजीरो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गियो उस क्रो पर लगा पेपर देखता है। वो पेपर यूशिरो की ब्लड डीमन आर्ट से बना होता है, जो दिखाता है कि मास्टर के बेटे बेटियां इन्फिनिटी कैसल पर नजर रखे हुए हैं और मुजान तक पहुंचने का मैप बना रहे हैं, ताकि सब मिलकर जल्दी से मुजान को खत्म कर सकें।
हमें ये भी पता चलता है कि मास्टर के मेंशन में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें सिर्फ 2 ही बेटियों की जान गई थी और अब डीमन स्लेयर कॉर्प का जिम्मा उनके बेटे किरिया ओबुशियाकी ने उठाया है, जिसके साथ उसकी दोनों बहनें भी हैं। जेनित्सु को कायागुका मिलता है और उसे कहता है, जेनित्सु तुम अभी भी बहुत बेकार दिखते हो, कमज़ोर हो। क्या तुम हाशिरा बन पाए? क्या तुमने फर्स्ट फॉर्म के अलावा कुछ और भी सीखा या नहीं? तो जेनित्सु कहता है, तू साले एक थंडर ब्रीदिंग यूज़र होकर डीमन बन गया। इसकी वजह से हमारे मास्टर ने खुदकुशी कर ली। तेरी वजह से वो अकेले मारे गए। जब कोई सुसाइड करता है तो कोई होना चाहिए तुम्हारा सर काटने के लिए, वरना तुम तड़प तड़प के मर जाओगे। तो कयागाकू कहता है, वो बुढ़े ने मुझे सक्सेसर नहीं चुना, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो मुझे बेकार समझता है, तो खुद भी कचरा है साले। कयागाकू फिर थंडर ब्रीथिंग यूज करता है, सेकंड और थर्ड फॉर्म से अटैक करता है। जेनित्सु बहुत तेजी से उन अटैक से बचता है और एक काउंटर अटैक मारता है। फिर फ्लैशबैक दिखाई देता है, कोकुशिबू ने कयागाकू को मुजान का ब्लड दिया था और एक धमकी भी दी थी कि अगर एक भी बूंद गिराई तो तेरा सर तन से जुदा हो जाएगा। कयागाकू ने भी सोचा पावरफुल के सामने झुकना जिंदा रहने का ही एक तरीका है। ऊपर से ये फाइट एक अपर रैंक के खिलाफ थी। और फिर कयागाकू फिफ्थ फॉर्म और ब्लड डीमन आर्ट मिलाकर जेनित्सु पर वार करता है। जेनित्सु की बॉडी की ऐसी तैसी हो जाती है और वो इन्फिनिटी कैसल में नीचे गिरता चला जाता है। जेनित्सु कयागाकू को अप्रिशिएट भी करता है और कहता है, फर्स्ट फॉर्म ही सबका फाउंडेशन है। अगर तुम फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकते तो बाकी सारी फॉर्म्स का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। मैं समझता हूँ कि तुम कयागाकू की नफरत क्यों इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, पर मैं उसकी मेहनत को और भी इज्जत देता हूँ। उसके अंदर एक हैप्पीनेस का बॉक्स था, वो बार बार खुल रहा था क्योंकि उसने कभी अपनी खुशी को स्टोर नहीं किया, इसीलिए वो कभी सेटिस्फाइड नहीं हुआ। वो खुद में गिल्टी भी महसूस करता है क्योंकि वो ग्रैंडपा और कयागाकू से माफ़ी मांगता है। वहीं एक चमत्कार होता है, अपना लौंडा जेनित्सु थंडर ब्रीदिंग की फर्स्ट फॉर्म के अलावा एक सेवंथ फॉर्म यूज करता है, एक ऐसा फॉर्म जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा और ना ही कभी सिखाया। उससे कायागाकू का सर एक ही वार में उड़ जाता है और दोनों इन्फिनिटी कैसल में नीचे गिरने लगते हैं। लगता है भाई ने ये फॉर्म खुद क्रिएट किया है। कयागाकू भी हैरान हो जाता है कि इतना कमजोर बंदा ऐसा कैसे कर सकता है। दोनों नीचे गिरते हैं। युशिरो जेनित्सु को नीचे गिरने से बचा लेता है। जेनित्सु अपने सपनों में अपने मास्टर को देखता है और माफ़ी मांगता है। उसे लगता था कि कयागाकू उसकी वजह से डीमन बना था और मास्टर उससे नफरत करते हैं। तब मास्टर की आवाज़ आती है, मुझे तुम पर गर्व है बेटा, और जेनित्सु रो पड़ता है। ही युशिरो ये भी बताता है कि वो डीमन स्लेयर कॉर्प्स की यूनिफॉर्म पहने हुए था और तमायो ने उसको अपने ब्लड से बनाया था, इसीलिए वो बिल्कुल ह्यूमन जैसा दिखता था और इन्फिनिटी कैसल में बाकी डीमन स्लेयर मेंबर्स के बीच में घूम रहा है। बहुत सारे डीमंस उन पर अटैक करते हैं पर मुराता और उसके साथी उनको पेल देते हैं। युशिरो को पता चलता है कि अकाजा और तांजीरो भिड़ने वाले हैं। अकाजा इन्फिनिटी कैसल की दीवारें तोड़ते हुए तांजीरो के सामने आ जाता है। वो चौंक जाता है कि तांजीरो अभी भी जिंदा है। तभी सस्ता माइकल जैक्सन मुजान अपने आप को एक ककून में कन्वर्ट कर लेता है। तमायो डर रही है कि मुजान उसकी मेडिसिन का इफेक्ट खत्म कर रहा है और जल्दी ही उसे एब्जॉर्ब भी कर लेगा। यहाँ पर किरिया की बहनों को दिखाया जाता है जो अपने पिता को याद करके रो रही थी, पर किरिया कहता है, मैप बनाओ, फोकस करो, वरना डीमन स्लेयर कॉर्प्स ये फाइट जरूर हार जाएंगे। रेनगोकू के फादर और टेंजिन किरिया की सिक्योरिटी के लिए बाहर बैठे होते हैं। किरिया, जिसने अभी अपने फादर को खोया है, फिर भी डीमन स्लेयर कॉर्प्स को संभाल के रखा हुआ है। इससे इंस्पायर होकर रेनगोकू के फादर भी सोचते हैं, अपने बेटे की तरह मैं भी सबको बचाऊंगा, फिर चाहे जान देनी पड़ जाए। तभी तमायो नेजुको को मेडिसिन देती है ताकि वो दोबारा इंसान बन सके। रोकोडाकी उसका ध्यान रखते हैं। उन्हें लगता है अगर नेजुको ह्यूमन बन गई तो छिछोरे मुजान का हजारों साल का सपना टूट जाएगा। और फिर अकाजा तंजीरो पर अटैक कर देता है, लेकिन तंजीरो अपनी सन ब्रीथिंग यूज करके उसका एक हाथ ही काट डालता है। तंजीरो कहता है, मैं अकाजा से लड़ने के लिए तैयार हो चुका हूँ। गियू हैरान है, कहता है तुम्हारी पावर तो हाशिरा के लेवल तक पहुंच गई है। अकाजा भी रिस्पेक्ट देने लगता है, अपनी टेक्निक एक्टिवेट करता है। गियू और अकाजा की लड़ाई शुरू हो जाती है। गियू 11 फॉर्म यूज करता है, जिसे देखकर अकाजा की कच्ची गीली हो जाती है। तांजीरो भी अटैक करता है, पर अकाजा उल्टा काउंटर करके ब्लडी मैरी बना देता है दोनों का। अकाजा तंजीरो से बार बार उसका नाम पूछता है, लेकिन तंजीरो हर बार इग्नोर कर देता है। और जब गुस्से में वो गियू को लात मार के दूर फेंक देता है तो तांजीरो गियू का नाम ले लेता है, जिसे सुनकर अकाजा और भी ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है और तांजीरो पे अटैक करता है। तांजीरो सन ब्रीदिंग से यूज करके उसको रोक लेता है। अकाजा हैरान है और कहता है, उस रात को तो तू एक कमजोर बच्चा था और आज तू एक मर्द बन गया है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अकाजा कहता है, शुक्र है उस दिन रेनगोकू मर गया, क्योंकि जो उसकी लिमिट थी उससे आगे जाना उसके बस की बात नहीं थी, और ऊपर से वो डीमन बनने के लिए भी तैयार नहीं था। तांजीरो कहता है, तू अपनी बकवास बंद कर,
तेरी हिम्मत कैसे हुई रेनगोकू के बारे में ऐसा बोलने की? तो अकाजा बोलता है, मैं उन लोगों से नफरत करता हूँ जो कमजोर होते हैं। नेचर का भी लॉ यही कहता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तंजीरो जवाब देता है, तेरी एकदम गलत सोच है। जब नया बच्चा पैदा होता है वो सबसे कमजोर होता है, इसलिए ताकतवरों को कमजोरों को बचाना चाहिए, फिर वो कमजोर बड़े होके औरों को बचाएंगे। अकाजा को अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं, जिससे वो चिढ़ जाता है और फुल ऑन बर्जर्क मोड में आके अटैक कर देता है। तंजीरो बच निकलता है, पर अकाजा की लात से उसके मुंह से खून निकल जाता है। तंजीरो ध्यान लगा के उसके अटैक्स का पैटर्न ढूंढ लेता है। तंजीरो फिर काउंटर अटैक करके अकाजा के गले पर एक गहरा कट लगा देता है। वो हैरान होता है कि ये कैसे कर रहा है। फिर वहीं हमें पता चलता है कि रेनगोकू के भाई ने एक लेटर लिखा था योरिची और फर्स्ट फ्लेम के बारे में, पर वो लेटर अभी तक तंजीरो तक नहीं पहुंचा, क्योंकि क्रो के पहुंचने से पहले ही तंजीरो अकाजा से लड़ना शुरू कर देता है। अकाजा तंजीरो की तलवार पकड़ लेता है। तंजीरो जोर से अपना सर अकाजा पर मार देता है, लेकिन अकाजा तलवार नहीं छोड़ता। तभी गियू आके अकाजा का हाथ काट देता है। गियू कहता है, इस अपर मून 3 ने मेरे अंदर के लड़ने की आग को एकदम जला दिया है। तभी हम देखते हैं गियू का मार्क एक्टिवेट हो जाता है। उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो अकाजा के गले पर अटैक करने में सक्सेसफुल होता है, लेकिन अकाजा भी अपनी स्पीड को एडजस्ट करके उसको बराबरी की टक्कर देने लगता है। तंजीरो सोचता है, अगर ये लड़ाई लंबी चली तो गियू का स्टेमिना खत्म हो जाएगा। मुजान को हराना हमारा मेन मकसद है, हम पूरी रात अकाजा के साथ नहीं लड़ सकते। फिर तंजीरो सोचता है, अकाजा को ब्लाइंड स्पॉट से भी अटैक कैसे पता चल जाता है। उसने रेनगोकू के साथ फाइट में बैटल स्पिरिट की बात की थी। शायद वो बैटल स्पिरिट को वैसे ही सेंस करता है जैसे मैं स्मेल से करता हूँ। इनोसुके भी बिना देखे किसी की मर्डरस इंटेंट को फील कर सकता है। अगर किसी ने किलिंग इंटेंट ना दिखाया हो तो शायद उसको सेंस करना मुश्किल हो जाता है। तभी इनोसुके ने माउंट नाटागुमो में ग्रैंडमा को सेंस नहीं किया था। तंजीरो को एक ओपनिंग मिलती है, वो गले पर अटैक करता है, पर अकाजा पहले से ही रेडी था। उसकी स्वॉर्ड पकड़ लेता है और काउंटर अटैक कर देता है। तंजीरो बच जाता है, बस थोड़ा सा खरोच के साथ, और गियू फिर से अटैक करता है। तब तंजीरो को याद आता है अपने फादर के बारे में, उनकी शांति, हर साल का वो डांस, सुबह से शाम तक 12-12 बार वो फॉर्म रिपीट करना। बीमार होते हुए भी वो रुकते नहीं थे और उनके लिए ये कभी भी टफ नहीं था। उनका कहना था कि जब वो बिल्कुल ठीक थे तब उन्हें वो डांस ज़्यादा टफ लगता था, क्योंकि उन्हें करेक्ट मूवमेंट्स नहीं आती थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने सही मूवमेंट सीख ली, उनका माइंड इनविजिबल बन गया और तब उन्होंने कहा, एक दिन मैं भी दुनिया के आर पार देख पाऊंगा। एक बार एक बेर ने हमारे गांव पर हमला किया, लेकिन बेल बजने से पहले ही मेरे फादर को एहसास हो गया और उन्होंने एक ही पल में उसका गला काट दिया। ना डर, ना मर्डरस इंटेंट, बस शांति। तब मुझे समझ आया ये उनकी ट्रेनिंग का असर था, और वही चीज़ मुझे अकाजा के अगेंस्ट फील हुई। तभी तंजीरो का मार्क एक्टिवेट हो जाता है। अब वो अकाजा के हर मूवमेंट को देख पा रहा है। गियू भी अब लड़ रहा है, पर वो जख्मी हो चुका है। अकाजा उसकी स्वॉर्ड तोड़ देता है और हाथ उसकी चेस्ट के आर पार करने लगता है, लेकिन तभी तंजीरो आकर उसके हाथ काट देता है और गियू को बचा लेता है। अब अकाजा भी फ्यूरियस हो जाता है और दोनों पर अटैक करता है, जिसमें तंजीरो को दूर फेंक देता है। गियू 11th फॉर्म डेड काम यूज करता है, लेकिन उसे खुद भी काफी चोट आ जाती है। अकाजा सोचता है कि तंजीरो मर गया है, लेकिन तंजीरो अभी भी जिंदा है और वो चीखता है और सीधे अकाजा पर हमला कर देता है। अकाजा शॉक में, मेरे इतने डेंजरस अटैक से भी ये बच कैसे गया। अकाजा पहले बिल्कुल डरा हुआ नहीं था। उसकी कंपस टेक्निक तंजीरो की बैटल स्पिरिट को सेंस करके ही काम करती थी, पर उसको शॉक तब लगता है जब तंजीरो के अंदर कोई बैटल स्पिरिट फील ही नहीं होती। पलक झपकते ही तंजीरो अकाजा का गला काट देता है। गला कटने के बाद अकाजा हैरान हो जाता है, उसने कभी किसी को देखा ही नहीं जिसके अंदर कोई बैटल स्पिरिट ना हो। अकाजा अपना सर पकड़कर वापस जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गियू अपनी टूटी तलवार लेकर आता है और उसका सर उड़ा देता है। लगता है हम जीत गए, पर अकाजा गिव अप नहीं करता और वो तंजीरो पर कूद के उसे दीवार में घुसा देता है। पावर से तंजीरो बेहोश पड़ने लगता है। अकाजा आगे बढ़ता है और गियू, जिसको चोट लगी है, तंजीरो को बचाने के लिए वापस लड़ता है। रुक जाओ, वो कहता है, मैं अभी भी जिंदा हूँ। अगर तुम तंजीरो को मारना चाहते हो, पहले मुझे मारना पड़ेगा। अकाजा को एक बात याद आती है, किसी ने उसे बताया था कि इंडोमिटेबल स्पिरिट ऐसी चीज है जो किसी भी सिचुएशन में नहीं बदलती। ये विजन्स उसे और भड़का देते हैं। तभी एक लड़की आती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। यहाँ पर हमको गियू को दिखाया जाता है, जिसके बहुत ही बुरे हाल हैं, लेकिन फिर भी वो तंजीरो को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। इसके बाद हमें अकाजा का पास दिखाया जाता है, जहाँ पर अकाजा के फादर बहुत बीमार होते हैं। उनके लिए दवा लेने के चक्कर में अकाजा चोरी करता है। लोग उसे पकड़कर पीटते हैं
और हाथों पर 3 लाइनें बना देते हैं और उसे धमकी भी देते हैं कि अगली बार अगर तूने चोरी करी तो तेरे हाथ काट दिए जाएंगे। पर अकाजा फिर भी चोरी करता है क्योंकि वो अपने फादर को बचाना चाहता है। और जब उसके पिता को ये पता चलता है तो वो गिल्ट में आकर सुसाइड कर लेते हैं और अकाजा से कहते हैं कि ईमानदारी की जिंदगी जीना बेटा। ये सुनकर अकाजा का दिल टूट जाता है। गुस्से में वो लड़ाई झगड़े करने लग जाता है। तभी काइजो नाम के एक मार्शल आर्टिस्ट मास्टर उसे देखकर इम्प्रेस होते हैं और अपने डोजो में ला जाते हैं। मास्टर काइजो चाहते हैं कि अकाजा उनकी बीमार बेटी क्योकी का ख्याल रखे। धीरे धीरे अकाजा भी क्योकी से लगाव करने लगता है। दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। अकाजा उससे वादा करता है कि एक दिन वो दोनों मिलकर फायरवर्क्स देखने जाएंगे। 3 साल बाद क्योकी की तबीयत काफ़ी सुधर जाती है, जिससे काइजो भी बहुत खुश हो जाते हैं। काइजो चाहते हैं कि अकाजा और क्योकी की शादी हो जाए। अकाजा बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अब वो भी एक अच्छी लाइफ जी पाएगा और अपने फादर का सपना ज़रूर पूरा कर पाएगा। वो अपने फादर की ग्रेव पर जाकर ये खुशी की बात शेयर करता है। पर जब वो वापस आता है तो उसे एक जोर का झटका लगता है क्योंकि काइजो और क्यूकी दोनों पॉइजन वाटर की वजह से मर गए थे। ये पॉइजन उस राइवल डोजो के लड़के ने डाला था क्योंकि वो क्यूकी से बहुत प्यार करता था। दर्द और गुस्से में आकर अकाजा पूरे राइवल डोजो को उजाड़ देता है और अपने हाथों से 67 लोगों को मार डालता है। सीन इतना खतरनाक होता है कि ऑफिशियल्स उस रिपोर्ट को भी जला देते हैं। ये बात मुजान के कानों तक जाती है। वो सोचता है कि बिना किसी डीमन के भी ऐसा कैसे हुआ। जब उसे पता लगता है कि ये एक ह्यूमन ने किया है, वो अकाजा से मिलने आता है और उसे अपना ब्लड इंजेक्ट करके एक डीमन बना देता है। डीमन बनने के बाद भी अकाजा अंदर से अपने पास्ट के दर्द को भूल नहीं पाता और परेशान रहता है। उसे लगता है कि चाहे अब वो कितना भी पावरफुल हो जाए, वो अपनी फैमिली के साथ कभी भी यूनाइट नहीं हो सकता है। और वो खुद को रिजेनरेट करने लगता है क्योंकि वो गियू और टांजीरो को अपना बेकार पास्ट याद दिलाने के लिए मारना चाहता है। तांजीरो उसे रोकने जाता है पर वो इतना वीक था कि उसकी तलवार गिर जाती है। अकाजा को भी अपने मास्टर और फादर की याद आती है, जिससे वो गिल्ट से भर जाता है। उसे लगता है कि सबसे ज्यादा उसने खुद को ही धोखा दिया है, इसलिए वो खुद को खत्म करने के लिए अपनी टेक्निक एक्टिवेट करता है। तभी तांजीरो गियू को लेकर नीचे कूद जाता है। अपनी टेक्निक से अकाजा खुद को बहुत जख्मी कर लेता है और उसकी स्माइल देख के तांजीरो को ऐसा लगता है जैसे वो उसे थैंक यू कह रहा हो। अकाजा अपनी रीजनरेशन रोक देता है जैसे वो हार मान चुका हो। तांजीरो कंफ्यूज होता है कि क्या सच में अकाजा ने गिव अप कर दिया है या नहीं। तब अकाजा को अपने फादर और मास्टर दिखते हैं जिनसे वो माफी मांगता है और दोनों उसे माफ भी कर देते हैं। तभी मुजान उसके सामने आता है और अकाजा को याद दिलाता है कि उसे स्ट्रांग बनना होगा। अकाजा एक बार फिर से रिजनरेट करने लगता है, पर उसी वक्त क्योंकि उसे दिखाई देती है जो उससे कहती है कि अब हार मान जाओ। अकाजा रो रो कर क्योंकि से माफी मांगता है कि वो उसे बचा नहीं पाया। क्योंकि भी खुश होती है कि अकाजा उसके पास वापस आ गया। तब अकाजा फाइनली डिसअपियर हो जाता है। तांजीरो और जियो थकान की वजह से बेहोश हो जाते हैं। क्रो सबको ये खबर देता है और कोकोशिबो और डोमा समझ जाते हैं कि अब अपर मून 3 अकाजा खत्म हो चुका है। इसी के साथ अकाजा की कहानी का दी एंड हो जाता है। तो भैया ये थी कहानी डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल की। हाँ, मुझे पता है ये काफी लंबी थी, लेकिन 2.5 घंटे की इस मूवी को मैंने ढंग से एक्सप्लेन करने की कोशिश जरूर करी है। आई होप आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो प्लीज यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो अपने भाई को। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और तसल्ली मिलती है जब आप ऐसा करते हो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पीस आउट।